700 पॉइंट ऊपर इस समय मिड कैप इंडेक्स और काफ़ी स्टॉक्स इस समय ट्रेंड में अच्छे मूव हैं इस समय। ट्रेंड मेरे ख्याल से अब अगर आप प्योरली F&O की पोजीशनिंग देखें तो उसके हिसाब से आज का सबसे अच्छा चार्ट इसका, क्योंकि बाकी सब स्टॉक्स में भी ठीक है, अच्छे चार्ट्स हैं जैसे श्रीराम फाइनेंस वगैरह में, लेकिन ट्रेंड में इंट्राडे में पैसा बना होगा आपका। ट्रेंड में सुबह जहाँ खुले उसके बाद से भी अगर आपने इसको चेस किया होगा इस स्टॉक को, तो यहाँ पर अच्छा पैसा बना होगा बीरू। और उसके अलावा परसिस्टेंट की तो खैर हमने लगातार बात की ही है। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आप इस समय मूव्स देख रहे हैं, मतलब अगर आप प्योरली अगर इंटरडे रिकवरी के हिसाब से, इंटरडे रैली के हिसाब से फोकस कर रहे हैं, तो एक और स्टॉक लेकर आइए पिडिलाइट। और पिडिलाइट देखिए बज रहा, पिडिलाइट इस समय डे हाई पर आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर। लेकिन अब बात करते हैं मार्केट बिग वॉइसेस में, और आज हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से गौतम दुग्गड़। बतौर रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ वैसे तो 17 सेक्टर को कवर करते हैं, लेकिन इन्हें FMCG का स्पेशलिस्ट माना जाता है। इक्विटी मार्केट में 13 वर्षों का अनुभव रखने वाले गौतम मोतीलाल ओसवाल से साल 2012 से जुड़े हुए हैं। केमिकल इंजीनियर हैं, IIM कलकत्ता से MBA की पढ़ाई की है गौतम ने, और करीब करीब 220 शेयरों पर पैनी नज़र रखते हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके, क्योंकि आप नंबर्स के साथ बात करते हैं हमेशा। तो अब बताइए, इस समय जो ये करेक्शन आई और खासतौर से मिड कैप्स में जो करेक्शन आई, इसके बाद क्या व्यू बन रहा है? क्या कुछ स्टॉक्स आए अब इस समय वापस एक अच्छे वैल्यू जोन में या बाय जोन में? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। यहाँ आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। सी करेक्शन अभी केवल इंडेक्स लेवल पे देखें तो 5% हुआ है निफ्टी में। हम आई थिंक अपना जो टॉप था 20,000 था, वहां से अभी हम 19,000 तक आए हैं। बट जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स है, कुछ कुछ शेयर्स 15, 20, 25% भी गिरे हैं। बट ऐसे ही होता है, मिड कैप स्मॉल कैप हमेशा आउट परफॉर्म भी जब करते हैं तो बड़े मार्जिन के साथ करते हैं, और जब गिरते भी है तो गिरावट भी बहुत तेजी से आती है। एक जरूरी था, मतलब हम कई महीनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन की जरूरत है, बट मार्केट कभी ऑब्लाइज नहीं करता है। जब आपको चाहिए तब करेक्शन नहीं देता है। किसी कैटलिस्ट इवेंट की जरूरत थी, कोई रीजन का जरूरत था, एक्सक्यूज का जरूरत था। वो हमें जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स के वजह से मिल गया। इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चालू है, प्लस US बॉन्ड यील्ड्स 5% तक चले गए थे और मार्केट काफी कंप्लेसेंट था। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत गिरावट आई है। कुछ कुछ शेयर्स डेफिनेटली थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं अभी। लेकिन अभी मुझे लगता है कई सारे ऐसे जो ओवर हीटेड स्पेसेस थे, जैसे डिफेंस, EMS वगैरह वगैरह, 4-4, 5-5 गुना रेलवे PSU के स्टॉक्स जो बढ़े हैं पिछले एक साल में, इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू करेक्ट अनदर 20%। मतलब आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे बॉटम बन गया, यहाँ से आपको खरीदना है, ये स्टॉक का ये लोवेस्ट लेवल है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली। आपने कल FI सेलिंग देखा है, कैश में कुछ 7,700 करोड़ का था। कैश प्लस फ्यूचर्स ऐड करते हैं तो लगभग लगभग $2 बिलियन का सेलिंग कल हुआ है। काफी इवॉल्विंग सिचुएशन है, और बिकॉज ये करेक्शन ग्लोबल रीजंस की वजह से आ रहा है, तो इस पे एक बहुत कॉन्क्रीट व्यू बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। लार्ज कैप शेयर्स मुझे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जो मुझे एक महीना पहले भी लगते थे। 19,500 पे भी निफ्टी 19 टाइम्स ट्रेड कर रहा था। 980 रुपए का, अगर आप 986 रुपए का अगर आप EPS लेते हैं FY24 का, FY25 लेते हैं तो 17.5 का PE था एक महीना पहले। वहां से निफ्टी 5% और करेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है लार्ज कैप शेयर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हमें लग रहे हैं अभी, रिलेटिवली बिटवीन लार्ज कैप मिड कैप्स। ओके, लार्ज कैप्स पे आपका कन्विक्शन ज़्यादा है। गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक एक करके, क्योंकि लीडरशिप हमेशा बैंकों के हाथ में होती है। हिस्टोरिकली जब भी हमने नया हाई क्रिएट किया है, विदाउट आई मीन बैंक निफ्टी के कभी भी क्रिएट नहीं किया है। अब तक की अर्निंग्स आपको बैंकों की कैसी लगी? जिस प्रकार के NIMs रहे, जिस प्रकार की क्रेडिट ग्रोथ रही, और आपका अभी भी बैंकों में सबसे कन्विक्शन वाला एरिया कौन सा है? अभी कुछ देर पहले हम कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे, नंबर्स बहुत अच्छे थे, NIMs मोर और लेस फ्लैट मेंटेन किए उन्होंने। आपका व्यू बैंक्स पर इस वक्त, और आपकी कन्विक्शन लिस्ट में कौन कौन से बैंक्स हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। इंसिडेंटली कैनरा बैंक बहुत अच्छा लगता है, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए कैनरा बैंक के। अभी तक जितने रिजल्ट्स बैंकिंग सेक्टर के आए हैं, प्राइवेट और PSU में, दोनों इनलाइन आए हैं। प्राइवेट थोड़ा सा ज्यादा आया है, क्योंकि प्रोविजंस फिर से एक बार एक्सपेक्टेशन से कम आए, उसके वजह से अर्निंग्स थोड़े से बेटर आए हैं।
लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग में जो एक कंसर्न था, जब 4Q FY23 में निम्स ऑल टाइम हाई पहुंच गए थे, तब से एक्सपेक्टेशंस था कि भाई निम्स यहाँ से मॉडरेट हो गए, कंप्रेस हो गए 20, 30, 40 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो ऑलरेडी हो चुका है। पिछले क्वार्टर भी हुआ है, ये क्वार्टर भी हुआ है। जो पॉइंट हम कई बार हाईलाइट कर चुके हैं वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर का अर्निंग्स ग्रोथ जो पिछले 5 साल में 5 गुना हुआ है FY18 से 23 के बीच में, वो FY24 में हेल्दी रहेगा, 20% के आसपास ग्रो करेगा, लेकिन बहुत नॉन लीनियर तरीके से ग्रो करेगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा, प्राइवेट बैंक्स हमारे सेक्टर के जो कवरेज है, हमारे कवरेज में जो है, उनका अर्निंग्स ग्रोथ 36% था। ये क्वार्टर में 30% होगा, अगले क्वार्टर में 24 और लास्ट क्वार्टर में 20। ये HDFC बैंक के वजह से थोड़े से नंबर्स डिस्टॉर्ट होते हैं। अगर आप HDFC बैंक हटा के हमारे यूनिवर्स के प्राइवेट बैंक्स देखते हैं, तो वो ग्रोथ लास्ट क्वार्टर 25 था, 30 था, ये क्वार्टर 25 हो जाएगा, अगला क्वार्टर 18% है और उसका अगला क्वार्टर 9% है। सो ग्रोथ में काफी एक मॉडरेशन आ रहा है और मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है 1 साल से, इसलिए आप देख रहे हैं कि अर्निंग्स बहुत अच्छे आते हैं बैंक्स के पिछले 3-4 क्वार्टर से, बट स्टॉक्स में वो एक्साइटमेंट आपको नजर नहीं आया। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हम अभी भी PSU बैंक्स पे बहुत बड़ा ओवरवेट पोजीशन बना के बैठे हैं, जिसमें हमारे पास SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसके अलावा हमें कैनरा बैंक भी अच्छा लगता है और कल के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा कन्विक्शन और बेटर हुआ है। चूंकि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत सस्ते हैं PSU बैंक्स में, और इन सब के ROEs 15, 17, 18% के आसपास हो रहे हैं, कई के हो चुके हैं और 2 साल और सस्टेन करेंगे। मुझे नहीं लगता है पिछले 15-20 सालों में ऐसा कोई पीरियड रहा है कि जहां PSU बैंक्स ने कंसिस्टेंटली आपको 3-4 साल तक 15% प्लस ROEs दिखाए। तो मुझे लगता है वो PSU बैंक्स का एक थोड़ा सा माइनर री रेटिंग होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी वे SBI को अगर आप बाजू में रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स अभी भी 1 टाइम प्राइस टू बुक के नीचे ट्रेड करे, तो हमारा कन्विक्शन वहां ज्यादा है। और देन NBFCs में, जहां पे भी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है अभी तक। बिल्कुल। अच्छा वीरू, अगर आपने वो गौतम जी की वो रिपोर्ट देखी है ना, जो अभी इन्होंने लिखी थी, उसमें कवर बहुत अच्छा लगा मुझे। वो गौतम, वो धोनी का वो बनाया ना आपने, वर्ल्ड कप विनिंग शॉट जो था उसका उसका इमेज बनाया ना, हाँ, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा था, वो रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, आपका कन्विक्शन 2 स्टॉक्स पे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, लार्सन एंड ट्यूब्रो और BEL। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इन 2 स्टॉक्स पर ही लग रहा है मुझे आपका कन्विक्शन। अनुज, एक्चुअली हमारा 3 या 4 सेक्टर पे कन्विक्शन ज्यादा है। जैसे मैंने आपको कहा, PSU बैंक और NBFC, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं वहां पे इन अ वेरी ओवरहीटेड मार्केट। दूसरा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। अगर आप मेरे मॉडल पोर्टफोलियो को देखेंगे उसी रिपोर्ट में, तो हमारे पास 8 कंजम्पशन स्टॉक्स है मॉडल पोर्टफोलियो में, जिसमें से केवल एक कंज्यूमर स्टेपल है, वो है ITC। बाकी के जो 7 स्टॉक्स है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जिसमें टाइटन है, डीमार्ट है, मेट्रो, इंडियन होटल, जोमैटो, कजारिया और लेमन ट्री। ये 7 हम लोग डिस्क्रिशनरी पे बहुत बड़ा ओवरवेट बना के बैठे हैं। फिर ऑटो और इंडस्ट्रियल्स है, और इंडस्ट्रियल्स में आपने सही कहा, हम LNT पे बहुत बड़ा ओवरवेट पिछले 2 साल से लेके बैठे थे। सो फार इट इज वर्कड आउट वेल, बिकॉज ट्रेलिंग 12 मंथ रिटर्न ऑफ LNT इज ऑलमोस्ट 55%। और अभी भी बाकी इंडस्ट्रियल स्टॉक्स के मुकाबले LNT रिलेटिवली सस्ता लगता है, क्योंकि LNT 50, 60, 70, 80 PE पे नहीं ट्रेड कर रहा है, और ग्रोथ आ रही है, ऑर्डर बुक्स बन रहे हैं, ओवरऑल एग्जीक्यूशन भी इंप्रूवमेंट है, मार्जिन भी ठीक ठाक है। सो LNT पे हमने अपना ओवरवेट बनाए रखा है, कोई वेट चेंज नहीं किया है। नया स्टॉक जो हमने ऐड किया है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे हमको लगता है कि ऑर्डर बुक काफी अच्छा है, और ओवरऑल नॉन डिफेंस में भी थोड़ा थोड़ा वो अपना एक अस्तित्व बना रहे हैं। और रिलेटिवली साइज, एग्जीक्यूशन और कैपेबिलिटी का अगर आप एक मेल बना के देखते हैं, तो वो कंपनी एक तरीके से काफी अच्छा कैंडिडेट अगले 2-3 साल के हिसाब से नजर आता है हमको। सो इसलिए इंडस्ट्रियल्स का जो बड़ा ओवरवेट है वो केवल ये 2 स्टॉक्स में है। इसके बाद हमारे पास सीमेंट है, प्रॉपर्टी है। सो इफ यू काउंट देम एज इंडस्ट्रियल्स, यू कैन ऐड दैट एज वेल। अच्छा, आपने कहा सीमेंट और रियल स्टेट। अब आपका सीमेंट का अप्रोक्सीमेटली कंजम्पशन 65% आपका प्रॉपर्टी करता है। इसमें दोनों में आप मतलब क्या देख रहे हैं सर? और अगले अगर 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मतलब मैं आइसोलेशन में बात करूं, किन किन कंपनियों पर है? आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी, सीमेंट में और रियल स्टेट में? सीमेंट में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अल्ट्राटेक है, और रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टी है। बिटवीन द टू
मेरा कन्विक्शन रियल एस्टेट पे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है पिछले 2 सालों में। जैसे हमारे पास पहले लोधा होता था मॉडल पोर्टफोलियो में, फिर गोदरेज प्रॉपर्टी हमने अप्रैल में ऐड किया करीबन 1050 के भाव पे, जब हमारे टीम ने स्टॉक का रेटिंग अपग्रेड किया न्यूट्रल टू बाय। हमको प्रेस्टीज भी बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल सेक्टर का जो प्री सेल्स मोमेंटम है, आपने अगर आंकड़े देखे उनके जो एंड ऑफ द क्वार्टर आए थे 30 सितंबर के बाद, प्रेस्टीज, ओबेरॉय, लोधा, कई सारे कंपनीज जो आजकल क्वार्टर एंड पे अपना एक डिस्क्लोजर देते हैं ऑपरेशनल ट्रेंड्स पे, बहुत क्लियर मोमेंटम दिख रहा है रियल एस्टेट केस में, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी हैज गॉन अप ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस उस तेजी से नहीं बढ़ी है जिस तेजी से लोगों के इनकम बढ़े हैं, इसलिए अफोर्डेबिलिटी रेशियो जो है बढ़ा है। दूसरा, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, हमारे भी यहाँ बढ़े हैं 250 बेसिस पॉइंट, बट हमारे यहाँ आज होम बायर 8.5, 8.4, 8.6% पे मॉर्गेज ले रहा है। 10 साल पहले हमने 10.5, 11% पे मॉर्गेज लेते थे। तो एक जो होम बायर है इंडिया में, वो आज जब 8.5% पे कर्जा लेता है तो उसको ऐसे कोई बहुत बड़ा पिंच नहीं हो रहा है। जबकि बाहर के देशों में जैसे यूएस, यूरोप वगैरह में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, दे आर एट अ मल्टी डेकेड हाई। तो वहां पे एक जो इम्पैक्ट है हायर इंटरेस्ट रेट का ऑन कंजम्पशन स्पेंडिंग, as the proportion of floating rate goes up from fixed rate, there the buyers will react very differently compared to what we are seeing in India. तो हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट मुझे काफी स्टेबल दिख रहा है, चूंकि ये हाई बीटा सेक्टर है, इसमें काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट स्ट्रक्चरली फ्रॉम अ 1 to 2 year पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है रियल एस्टेट में काफी कुछ अपसाइड की अभी भी आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगर इस करेक्शन में, बिकॉज हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को करेक्शन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि 3 महीना पहले सब लोग वैल्यूएशंस को लेके काफी कंसर्न थे। तो ये जो करेक्शन थोड़ा आया, मान लीजिए अगर और 5-10% इंडेक्स करेक्ट होता है और कुछ स्टॉक्स यहाँ से 20-25% करेक्ट होते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, जो स्टॉक्स आपको लेने चाहिए थे और आप ले नहीं पाए क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे। तो उस करेक्शन का थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि कोई बता नहीं सकता है वो आएगा या नहीं आएगा। सो डिसिप्लिन, पेशेंस इज समथिंग व्हिच हैज बीन ऑलवेज ओवर एम्फसाइज्ड, एंड दैट इज ट्रू टुडे एज वेल। आपने मॉडल पोर्टफोलियो में एक मिड कैप स्टॉक ऐड किया, एंजल वन। ये क्या रीजन रहा इसका? और क्योंकि काफी हमने इंटरेस्ट देखा है स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेस में, बीएससी का स्टॉक देखिए आप, 600 वाला 2000 हो गया। एंजल वन भी काफी आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है, तो इन लेवल्स पर ऐड करने का क्या लॉजिक रहा? अनुज, हमने पहले भी मॉडल पोर्टफोलियो में एंजल रखा था 1000 से 1700 तक, फिर 1700 पे हमने निकाल दिया था। अभी वापस जब हमने मॉडल पोर्टफोलियो रिलीज किया 7 अक्टूबर को, जिस दिन प्राइस आई थिंक 1900 के आसपास कुछ था, इसका प्राइस टू अर्निंग्स केवल 13 टाइम था, राइट? जबकि इसका आरओई 30% प्लस है, पे आउट रेशो भी अच्छा है, और ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है रिटेल में। आप अगर उनका मार्केट शेयर देखते हैं, एंजल के जो नंबर्स आते हैं, हर महीना डिस्क्लोजर आता है मंथ के एंड पे, आप उनका मार्केट शेयर देख सकते हैं, कैश में, कमोडिटीज में, एफ&ओ में, प्लस ग्रोथ में वो बहुत सरप्राइज कर रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से। हर क्वार्टर मैंने अर्निंग्स अपग्रेड देखे हैं। मुझे लगता है 14-15 के पी पे एक अगर मिड कैप आपको मिल रहा है जहां पे ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेशनल ट्रेंड्स अच्छे हैं, और ओवरऑल इक्विटी पेनिट्रेशन इन इंडिया स्ट्रक्चरली ऊपर ही जा रहा है, तो मुझे लगता है एक प्योर प्ले डिजिटल कैपिटल मार्केट कंपनी के हिसाब से 14-15 पी पे ये स्टॉक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और चलने के बावजूद जहां हमने डाला 1900 से, आई थिंक अभी करीबन 2400-2300 के आसपास का कुछ शायद प्राइस है, वहां पे भी अर्निंग्स के मुकाबले वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं। ना ऑब्वियसली वन कैन से कि 52 वीक लो 1000 था, वहां से 2500 हो चुका है, बट दैट्स हाउ मिड कैप्स बिहेव। आज के भाव पे अगर आप देखते हैं, आज आप अगर इसको इवेल्युएट करते हैं, तो जो अर्निंग्स ग्रोथ है, जो वैल्यूएशन है, और जो बैलेंस शीट रेशियोज है, मुझे काफी हेल्दी लगते हैं, इसलिए हमने वापस एंजल को ऐड किया। ओके, पॉसिबली एक प्रश्न और पूछूंगा गौतम जी आपसे, हमने क्योंकि सारे स्पेस को कवर कर लिया। आप देखिए, आप मार्केट्स, आप आईटी, बैंक, आप रियल एस्टेट, सब पे बात कर चुके हैं। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में वाइट गुड सेगमेंट में वोल्टास की अर्निंग्स इस बार काफ़ी खराब रही। हैवेल्स ने एक मूव अच्छा दिया था, डिक्सन ने लीड किया है पिछले लास्ट 2 अर्निंग्स के बाद, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में है। वाइट गुड सेगमेंट में कोई स्टॉक आपका कन्विक्शन लिस्ट में है इस वक्त? वीरेंद्र, व्हाइट गुड्स में एक चीज आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में,
कि जो पुराने जमाने के दिग्गज कंपनीज होती थी, जैसे कि हेवल्स है, वोल्टास है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, वर्लपूल है, इन सब का पिछले 3-4 साल से ग्रोथ काफी मॉडरेट हुआ है, राइट? फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। किसी का मार्केट शेयर पे प्रेशर है, किसी का प्राइसिंग पे प्रेशर है, कहीं पे डिमांड में प्रेशर है, कहीं पे सीजनैलिटी की वजह से इश्यूज है। सो अगर आप पिछले 3-4 साल का इन कंपनीज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही मॉडेस्ट रहा है। क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपको उन कंपनीज पे ध्यान देना होगा जहां पे ग्रोथ काफी अच्छी रही है, बिकॉज आपने देखा है सेक्टर आफ्टर सेक्टर इंडियन मार्केट में जब ग्रोथ स्लो होती है तो वैल्यूएशन कितना भी सस्ता हो जाए, कितना भी कॉन्ट्रा अट्रैक्टिव बन जाए, वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं। वेयरएज जब ग्रोथ स्ट्रांग होती है और विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ स्ट्रांग है तो वो स्टॉक काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसमें मैं एग्जांपल दूंगा केईआई पॉलीकैब दोनों में। हमारा दोनों कंपनीज पे अभी कवरेज नहीं है, इसलिए मैं रेटिंग टारगेट प्राइस हमारा इस पे कुछ नहीं है, बट पॉलीकैब का जो परफॉर्मेंस है अगर आप पिछले 2-3 साल से देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, और आप इसको नंबर्स में कंपैरिजन कीजिए वर्सेस हैवेल्स। Polycab is almost touching the profit levels of Havells. This used to be like 1/3 or half of that 3-4 years back. दूसरा जो मार्केट कैप है वो भी ऑलमोस्ट सेम हो गया है, जबकि ग्रोथ अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ये क्वार्टर भी आपने देखा होगा, उनके जो नतीजा है पिछले भी करीबन 25-30% के बीच में उनका टॉप लाइन ग्रोथ था और 60% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ था, और अभी भी गाइडेंस बोथ केईआई और पॉलीकैब में काफी स्ट्रांग है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मेरा व्यू इन स्टॉक्स पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है कंपेयर टू द ओल्ड ब्लू चिप नेम्स व्हिच हैव डन वेरी वेल ओवर द डेकेड्स बट व्हिच हैव बीन फ्लाउंडरिंग इन ग्रोथ फॉर लास्ट 3-4 इयर्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।